नमस्कार। आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने बात किया था हिमालय के बारे में कि हिमालय की क्या लाभ और क्या हानियां हैं। उसमें हम लोग एक पॉइंट डिस्कस किए थे कि हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ से जो हिमानियाँ या बर्फ के जो टुकड़े हैं, ग्लेशियर्स जो पिघलते हैं, तो उससे नदियों का निर्माण होता है। नदियां यहाँ से हमेशा इधर से जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, अब कौन कौन सी नदियां निकलती हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नदियां यहाँ से निकलती हैं वो यहाँ दक्षिणी भारत जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इधर हमेशा जो है अपने साथ बाढ़ लाती हैं और बाढ़ के द्वारा एक नई मिट्टी यहाँ पे जमा करती है, जिसके द्वारा यहाँ पे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, हम लोग प्लेट विवर्तनिक थ्योरी पढ़े थे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हम लोग बात किए थे कि जो प्लेटें हैं एक दूसरे की ओर गति करते हैं, एक दूसरे से दूर भी जाते हैं। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है एक दूसरे की ओर गति करने के कारण हुआ है। हमने चर्चा किया था कि जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे से जब टकराया, तो दोनों जब एक दूसरे से टकराया तो बीच का जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो गया, उसमें वलन पड़ना या मोड़ उसमें पड़ता गया और ये धीरे धीरे हिमालय का निर्माण हुआ है। अब देखिए, जैसे अब मान लेते हैं कि ये दोनों प्लेटें हैं, ये दोनों ऐसे प्लेटें हैं, जब दोनों एक दूसरे से टकराई तो टकराती गई, धीरे धीरे ये क्षेत्र उठता गया। बात समझ में आ रहा? अब ये हो गया हिमालय। अब यहां से ये क्षेत्र हो गया हिमालय, और यहां से जब नदियां निकलेंगी तो हिमालय के जो पहाड़ी भाग है उसको तोड़ेगी भी अपने साथ। तोड़ेगी तो अपने साथ बालू, बजरी, पत्थर, कंकड़ ये सब अपने साथ ले आएगी। चूंकि हिमालय की ऊंचाई बहुत अधिक है, तो यहां से जो नदियां निकलती हैं इनमें ऊंचाई अधिक है। अब सोचिए, ढलान अगर अधिक है तो नदियों की कटाव शक्ति भी क्या होगी? अधिक होगी। अब सोचिए कि यहाँ पे ऐसे अगर समतल है, इस पे पानी हम गिराते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके पानी गिराते हैं, तो वो जो पानी मिट्टी को तोड़ेगी, पत्थर को तोड़ेगी, उसमें ढोने की शक्ति अधिक होगी चूंकि ढलान अधिक है। तो जहां भी ढलान अधिक होता है नदियों में ढोने की क्षमता अधिक होती है। तो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं तो वो क्या करती हैं? आप सोचिए कि इधर से नदियां निकल करके अपने साथ बालू, बजरी, कंकड़, पत्थर ये सब गाद, मिट्टी ले आती हैं, और बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं बेसिन। हमने बात किया था, इस क्षेत्र में लाके जमा कर देती है। अब धीरे धीरे भरते सोचिए कि जो बर्तन हम धोते हैं अगर उस बेसिन को भर दिया जाए तो कैसा होगा? वो एकदम समतल बराबर हो जाएगा। तो अपने साथ मिट्टी, बालू, बजरी, कंकड़ लाते हुए करोड़ों वर्षों में इस नदियों ने क्या किया है कि हिमालय के दक्षिणी भागों में ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, उत्तर का, इसको बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, तो मैदानी क्षेत्रों का निर्माण किया है। तो इसमें प्रमुख भूमिका हो जाती है नदियों की। अब देखिए, जो हम लोग पढ़े थे कि भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटे थे, तो सबसे पहला भाग था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा था उत्तर का विशाल मैदान, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीसरा है भारत का ये जो प्रायद्वीपीय पठार है या दक्षिणी पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार तीसरा हो गया। चौथा हो गया तटीय क्षेत्र, पांचवा हो गया द्वीपीय क्षेत्र, और एक मरुस्थलीय क्षेत्र। उसमें अब दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। तो उत्तर के विशाल मैदान को मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक जो है सिंधु और उसकी सहायक नदी, उसका मैदान, सिंधु का मैदान। सिंधु के मैदान को हम लोग कहते हैं पंजाब का मैदान या जम्मू कश्मीर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये सिंधु के मैदान में आता है। दूसरा जो क्षेत्र है इसका वो कहलाता है गंगा यमुना का मैदान या गंगा का मैदान कह सकते हैं, गंगा का मैदान, ठीक है। तीसरा जो क्षेत्र है इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान, ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान, असम का मैदान। इसको हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए, उत्तर के विशाल मैदान को उन्होंने 3 भागों में बांटा, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु क्या है, गंगा क्या है, ब्रह्मपुत्र क्या है, आप समझना है। सिंधु एक नदी है,
सिंधु नदी हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखिए, जो आप एटलस निकालें, हमेशा कोई भी चीज पढ़ते हैं तो एटलस पे जरूर देखने का प्रयास कीजिए। आप एटलस, जो एक्सपोर्ट स्टूडेंट एटलस है, इसका पेज नंबर 10 निकाल लीजिए, 10-11, जो भारत का फिजिकल, भौतिक और राजनीतिक मानचित्र है, इसको निकालिए। और राजनीतिक मानचित्र में स्पष्ट रूप से यहाँ पे बनाया हुआ देखिए 5 नदियां हैं। इसको 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं, पंज जुड़ आब, ठीक है, तो इसीलिए पंजाब नाम पड़ा है। तो यहाँ से देखिए, वहां पे तिब्बत का पठार लिखा होगा, फिजिकल मानचित्र में लिखा होगा प्लेटू ऑफ तिब्बत, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में देखिए कहीं लिखा होगा प्लेटू ऑफ तिब्बत, इसको बोलते हैं तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो यहां पे, यहां से एक ऐसे नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। तो तिब्बत के पठार से ये जो मानसरोवर झील के आसपास से, वहीं पे लिखा होगा लेक मानसरोवर, देखिए यहाँ पे एल मानसरोवर लिखा होगा, छोटा में एकदम स्मॉल में। तो ये जो नदी है सिंधु नदी इसको बोलते हैं। ये तिब्बत के पठार से निकलते हुए आकर यहां से जो अरब सागर है, अरब सागर में आके गिर जाती है, ठीक। इसको बोलते हैं सिंधु नदी। क्या बोलते हैं? सिंधु, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक सिंधु नदी भी है, लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, ठीक। इसमें मुख्य रूप से 5 नदियां मिलती हैं। झेलम, यहां से ऐसे झेलम, चिनाव या चेनाव, झेलम, चेनाव, इसके बाद झेलम चेनाव हो गया, इसके बाद आकर के इसमें रावी नदी मिलती है, झेलम, चेनाब, रावी, उसके बाद सतलज, ठीक, सतलुज या सतलुज, ठीक है। इसकी सहायक नदी है वो ब्यास। तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, इन 5 क्षेत्रों को मिलाकर के हम बनाते हैं जो है सिंधु का मैदान, ठीक है। ये नदियां जो है, 5 नदियां जिसका निर्माण करती हैं इस पूरे क्षेत्र को हम बोलते हैं सिंधु का मैदान। सिंधु का जो अधिकांश भाग है सिंधु के मैदान का, वो पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन ये जो पंजाब हरियाणा वाला पूरा क्षेत्र है इसको हम सिंधु के मैदान में रख सकते हैं। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां कौन हो गई? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ब्यास जो है सिंधु की सतलुज की सहायक नदी है। तो अब ये नदियां जो है हिमालय से निकलती हैं, अपने साथ बालू, बजरी, पत्थर, कंकड़ ये सब लेकर आती हैं, और ये जो बेसिन है यहाँ उसमें ला करके जमा कर देती है, हमेशा बाढ़ लाती हैं। बाढ़ के द्वारा एक नई मिट्टी आती है, नई मिट्टी के द्वारा ये पूरे मृदा का विस्तार हुआ है, निर्माण हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है? जल की मात्रा अधिक होती है। अब जब आप देखते हैं कि हर एक साल जो बाढ़ आती है तो बाढ़ के द्वारा एक नई मिट्टी, पाकी जो है अपने यहाँ मतलब भर जाता है, वही है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। वो बारीक कणों से मिलकर बना हुआ है। अब इस प्रकार का जो जलोढ़ मिट्टी है वो किसी भी प्रकार के फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। तो पूरा का पूरा क्षेत्र ये देखिए हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, ठीक है। कोई भी फसल रोप दीजिए अच्छा होगा। इसके बाद यहाँ से गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जिसकी भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है। गंगा के बारे में कहा जाता है कि गंगा जो है विश्व की ऐसी नदी है जिसमें उसके पानी को कितने ही वर्ष आप रख दीजिए उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ भारत में गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है। कारण क्या है माँ का दर्जा देने को नदी का कारण, नदी को? इसका कारण है कि गंगा जो है उसके सहारे पूरा का पूरा कृषि, हमारा भारत का पूरा कृषि विकसित हुआ है। आप देखिए तो पूरा का पूरा ये जो गंगा का मैदान है ये, अब देखिए गंगा तो मतलब ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं। गंगा में जैसे इधर से इलाहाबाद के पास आकर के एक यमुना नदी मिलती है जो मुख्य रूप से सहायक नदी है। गंगा हो गया, यमुना हो गया, ठीक, इलाहाबाद के आसपास मिलती है, ठीक। उसके बाद अब देखिए इधर से गोमती, घाघरा, ठीक है,
ये नदियां, सरयू नदी गोमती की जो सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदियों में इधर से आप देखेंगे तो चंबल है, चंबल नदी, सिंध है, सिंधु नहीं सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, बेतवा आपके बुक में बेटवा लिखा होगा लेकिन टी से तो भी होता है, टी से तब भी होता है। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में जो दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं, सोन नदी है, सोन, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं, सोन नदी सोनपुर के आसपास, पटना के आसपास आके मिलती है। तो ये देखिए अब पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है, ठीक, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये नदियों से बना हुआ है। नदियां हमेशा अपने साथ बाढ़ लाती है। ये पूरा का पूरा जो मैदानी क्षेत्र है इसको गंगा का मैदान कहते हैं। आगे आकर के इसमें गंडक नदी, अपने यहाँ चंपारण जिले में गंडक नदी मिलती है। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी है, कमला है, कोसी है, ठीक है। कोसी को बिहार का शोक नदी कहते हैं क्योंकि यह हमेशा बार बार अपना मार्ग बदल लेती है और मार्ग बदल करके इतना बाढ़ लाती है कि पूछिए मत, ठीक। इसका भी कुछ कारण है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, महानंदा है, ठीक है, महानंदा। ये सब नदियां जो हैं हिमालय से निकलती हुई आकर गंगा में मिल जाती है। आगे जो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में एक नदी यहां से हिमालय से फुटक जाती है और आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम है हुगली नदी, हुगली, ठीक है। कलकत्ता जो है इसी के किनारे बसा हुआ है। तो यहां से आप देखें ये पूरा का पूरा क्षेत्र गंगा का मैदान कहलाता है, ठीक। यहीं से मानसरोवर झील के आसपास से एक नदी ऐसे निकलते हुए जो हिमालय है, हिमालय के समानांतर बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में आके प्रवेश करती है और अपने यहां इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसको चाइना में सांगपो नदी कहते हैं, सांगपो, ठीक है। तो यहाँ पे सांगपो नदी हो गया, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, नदियों में से एक है, सॉरी। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है जो इजिप्ट में है, मिस्र उसको हिंदी में बोलते हैं। तो सांगपो नदी यहाँ से मानसरोवर झील के आसपास से तिब्बत के पठार से निकलती है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाले राज्य में आकर के एक टर्न लेकर के, देखिए यहाँ पे एकदम तीखा मोड़ ले रही है। जो लड़कियां पिन लगाती हैं चाप के आकार का, एकदम यू टर्न, यू के आकार का जो है, यहाँ पे एकदम टर्न लेती हुई लोहित दिबांग दिहांग जो है यहाँ पे मिलती है। इसके बाद यहाँ पे भारत में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका भारत में नाम है, सांगपो चीन में नाम है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी आकर के गंगा में लास्ट में मिल जाती है। और गंगा जो है ब्रह्मपुत्र नदी को, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, ठीक है। तो बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना, क्या बोलते हैं, जमुना, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, चाइना में सांगपो, ठीक है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, जमुना, यमुना नहीं, जमुना, ठीक है। और गंगा और यमुना जहां से जमुना या ब्रह्मपुत्र मिलती है इसका नाम पड़ता है पद्मा नदी, पद्मा। बाद में इसमें एक और नदी आके मिल जाती है, इसका मेघना है, और संयुक्त धारा मेघना के नाम से आती है। और मेघना जो नदी है, गंगा और जमुना ये दोनों को मिलने के बाद ये पूरा का पूरा डेल्टाई क्षेत्र इधर बनाती है और इसीलिए इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। देखिए आप एटलस निकाल करके पूरा का पूरा नदी आपको खोजना है एटलस में, ठीक है। इधर झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, गंगा की सहायक नदी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, पुनपुन, महानंदा, ठीक है। यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन, ये सब गंगा की सहायक नदी हो गई। लास्टली आके गंगा मिल जाती है। इधर ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो फिजिकल मैप है, यहाँ पे लिखा होगा सुंदरबंस, जो असम, सॉरी क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, फिजिकल मैप में आपको देखना है, यहाँ लिखा होगा सुंदरबन, ठीक है ना। इस वाले क्षेत्र में देखिए लिखा होगा सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी एक वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा क्या होता है उसको भी थोड़ा समझते हैं। जब नदियां आती हैं मैदानी क्षेत्रों में, तो अब देखिए
पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान तीव्र है, ठीक, तो इसमें बहने की जो है शक्ति अधिक होती है। समतली भाग में, जब मैदानी भाग में आती है तो समतल हो जाती है, असमतल हो जाती है जब बराबर पे बढ़ती है, तो जिसमें मान लीजिए ढलान बहुत ज्यादा अगर नहीं है तो इधर उधर उसकी धाराएं फटकने लगेंगी। मान लीजिए कि नदी यहाँ से बह रही है, कुछ समय के बाद बाढ़ के द्वारा यहाँ पे मिट्टी भी जमा होने लगता है, जब जो मिट्टी लेके आती है अपने साथ, वहां पे मिट्टी धीरे धीरे, अब मुहाने पे मिट्टी जम गया तो यहाँ धारा ऐसे फुटक जाएगी इसमें, फिर यहाँ से ऐसे बह रही है, कुछ समय के बाद इधर भी मिट्टी जो जम जाएगा, फिर इधर से फुटक जाएगी। तो ऐसे ही इन क्षेत्रों में आते आते नदियां कई धाराओं में बढ़ जाती हैं और एक त्रिभुज की आकृति मतलब बनाती है, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा जो है इजिप्ट का ही एक कंसेप्ट है, ऐसे ऐसे इसका साइन होता है डेल्टा, ठीक है। तो ऐसा इसको, अब विश्व की सबसे जो क्या बोलते हैं, जो सबसे उर्वर इलाका है, जो सबसे उर्वर क्षेत्र है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, ये सुंदरबन डेल्टा माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा विश्व की सबसे जो सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से हमारा ये उत्तर का विशाल मैदान है। अब देखिए भारत की कितनी नदियां हैं जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कर रही हैं। अब थोड़ा सा एक चीज और आप एटलस में खोजेंगे, राजस्थान में एक नदी है लूनी, ठीक है, ये अंतः प्रवाहित होने वाली नदी है, लास्ट में आकर के ये मतलब सागर में नहीं मिलती है, इसलिए इसको अंतः प्रवाहित कहते हैं। ये आकर के कच्छ के रण में आकर विलीन हो जाती है, जो थार का मरुस्थल है उसी में आके विलीन हो जाती है, वहीं पे पानी उसका खत्म हो जाता है। तो लूनी नदी राजस्थान की नदी है। इसके अलावा साबरमती है, साबरमती जो गांधी जी का आश्रम भी जिसके किनारे, इसकी साबरमती की जो सहायक नदी है साबरमती, इसकी सहायक नदी है माही, गुजरात में ही है, देख लीजिए, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, एटलस जब खोल के आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो भारत की जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, मुख्य रूप से इसमें 3 मैदानी क्षेत्र है, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु का मैदान जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन सब क्षेत्रों में विकसित है, विस्तार है इसका। उसके बाद गंगा का मैदान आते हैं। गंगा के मैदान में मुख्य रूप से जो नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां, इनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक। गंगा की सहायक नदियों में जमुना है, जमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। गंगा की सहायक नदी है सोन, इधर से गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, महानंदा, ये सब नदियां मिलती हैं, ठीक। आगे आकर सांगपो नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, तो इसका ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी आकर के जो बांग्लादेश में मिलता है, इसके बाद इसकी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करता है, जो विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, ठीक, जो आज बांग्लादेश में है, लेकिन थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का एरिया अपने यहाँ भारत में आता है। तो इसको बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, ठीक। थोड़ा सा अब मैं चाहूंगा कि सिंधु का मैदान तो उन्होंने पढ़ा, इसको भारत का मैप बना करके इन नदियों को थोड़ा सा दर्शाइए, और एटलस में जो एक पेज मैं बता रहा हूं उस पेज को खोलिए, या नदी का जो आप पेज नंबर खोल लीजिए 35, जो इंडिया ड्रेनेज बेसिन एंड ईस्ट एंड वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स जो लिखा हुआ है, इसमें जो अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, उसको आपको खोल लेना है। और यहाँ पे पूरा का पूरा नदी का मैप बनाया हुआ है, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदियां जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, कौन जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ लेंगे, उसको कोई बात नहीं है। यहाँ पे 2 नदी और है, नर्मदा और तापी, ठीक है। अब इसको तो थोड़ा सा ऐसे ही खाली नदी बता रहे हैं तो बता दे रहे हैं, लेकिन देखिए ये जो नदियां नर्मदा, तापी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु, ठीक है, साबरमती, माही, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। जबकि इधर की जो नदी है गंगा, जमुना, इसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र, ये सारा का सारा बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। तो इधर भारत में 2 प्रकार की नदियां हैं, एक तो अरब सागर में गिरने वाली, एक क्या बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो यहां से देखिए आप, अब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएं तो जो गंगा यहां से निकल के ऐसे बह रही है, अगर हम देखें भारत का ये वाला भाग उत्तर है, ठीक है, नॉर्थ, ये वाला भाग दक्षिण है ना, ठीक, उत्तर दक्षिण, ये है पूरब और ये है पूरब, ठीक है।
और यह है पश्चिम। ठीक है, अगर हम देखें तो सिंधु का जो क्षेत्र है, सिंधु का जो मैदान है, इसका ढलान किधर है? जिधर नदी बह रही है उधर ही ढलान है। तो इसका ढलान किधर? उत्तर पूरब से, ऐसे है ना, आप समझ पा रहे हैं? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ ये ऐसे बह रही है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ। जो सिंधु का जो मैदानी क्षेत्र है, इसका ढलान उत्तर पूरब से, उत्तर पूरब के कोण से, ये है उत्तर, ये है पूरब, इसके कोण से दक्षिण और पश्चिम के कोण पे बहती है। अगर गंगा को देखा जाए तो ये किधर से ऐसे निकल रही है, तो उत्तर पश्चिम से, इसका ढलान ऐसे है। ठीक, इसका ढलान ऐसे है। थोड़ा सा मैं दूसरा मार्कर चेंज कर रहा हूं। ठीक, अगर आप देखें तो इसका ढलान जो है ऐसे है। ठीक, तो यहां अगर देखें तो जो विशाल मैदान है गंगा का, इसका ढलान उत्तर पश्चिम से पूरब दक्षिण पूरब की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण और पूरब के कोण पे बह रहा है। तो इसका ढलान ऐसे है। पीसीएस में, यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4-5 को आपको शहर दे देगा और कहेगा ऊंचाई के हिसाब से सजाइए, तो कोई रटने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि उसको नदी कहां से बह रही है। जैसे अब मान लो दे दिया दिल्ली, इलाहाबाद, पटना और कलकत्ता। ठीक, इसकी ऊंचाई के हिसाब से इसको सजाइए। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली यहाँ है, इलाहाबाद यहाँ है, पटना यहाँ है और कलकत्ता लगभग यहाँ है। तो देखते हैं कि नदी ऐसे बह रही है, तो कहीं ना कहीं ढलान इधर है, तो कहीं ना कहीं ये वाला क्षेत्र नीचा होगा, ये वाला क्षेत्र ऊंचा होगा, तो ऐसे सजा देते हैं। तो नदी के हिसाब से, मतलब कोई भी क्वेश्चन आप शहरों को सजाने के दो तो हम लोग बना लेंगे। एक तो विशेषता ये हुई। गंगा के मैदान को हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। गंगा के मैदान को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो है उत्तर गंगा का मैदान है, पश्चिम गंगा का मैदान, ठीक है, उसके बाद मध्यवर्ती गंगा का मैदान और उसके बाद पूर्वी गंगा का मैदान। ठीक है, तो इसको 3 भागों में हम बांट लेते हैं। एक तो पश्चिमी गंगा का मैदान, पश्चिमी गंगा का मैदान, दूसरा हो गया मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती, ठीक है, और तीसरा ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी गंगा का मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें ये हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक ठीक, यहां से अगर देखें तो पश्चिमी गंगा का मैदान जो है, पश्चिमी गंगा का मैदान या पश्चिम गंगा का मैदान, पश्चिम गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हमारा जो उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा राजस्थान का इलाका, ठीक है, ये क्षेत्र आता है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पूरा। और जो पूर्वी गंगा का मैदान है उसमें पश्चिम बंगाल आता है, अगर बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए तो, लेकिन बांग्लादेश अपना देश तो है नहीं। तो जो पश्चिम गंगा का मैदान है, यह जो है दिल्ली से लेकर दिल्ली से कहां तक है? इलाहाबाद तक, इलाहाबाद, जिसका नाम आज प्रयागराज कर दिया गया है। मध्यवर्ती जो गंगा का मैदान है, मध्यवर्ती गंगा का मैदान इलाहाबाद से लेकर, ठीक है, इलाहाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल में फरक्का है, सॉरी पटना, इलाहाबाद से पटना तक, ठीक। और जो पूर्वी गंगा का मैदान है, पटना से लेकर फरक्का तक। फरक्का जो है पश्चिम बंगाल में, आप पॉलिटिकल मैप निकाल करके देखें तो लगभग यहाँ पे जो हम लोग मैप बनाए थे ना ऐसे, तो पश्चिम बंगाल में फरक्का एक जगह होगा। तो पश्चिमी गंगा का मैदान दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक, मध्यवर्ती गंगा का मैदान इलाहाबाद से पटना तक, और जो पूर्वी गंगा का मैदान है पटना से लेकर आगे फरक्का तक, ये गंगा के मैदान का है। ब्रह्मपुत्र का जो है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये मुख्य रूप से इसका विस्तार असम और त्रिपुरा वाले क्षेत्रों में है, ठीक है। आप एटलस निकाल के देखते रहें। अब मैं असम और त्रिपुरा थोड़ा सा दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप उसका थोड़ा सा मैप निकाल लीजिए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी यहां से ऐसे बहती है, यहां से मैंने बताया कि यूटर्न लेते हुए आकर के बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। यहां पे देखिए, जो आप क्या बोलते हैं,
असम का जो क्षेत्र आप निकालेंगे, असम और अरुणाचल प्रदेश वाला जो मैप है, ठीक है, पेज नंबर 18-19 में दिया सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इस सब का जो मैप है, इसमें फिजिकल में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा होगा एक दिहांग, दिबांग जो लोहित है, इस सब नदी को हाईलाइट कीजिए। उसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो धुबरीगढ़ के आगे एक छोटा सा द्वीप है, नदी द्वीप जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे धुबरीगढ़ होगा, देखिए लिखा होगा, और यहां से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ा सा यहां से फुटक जाती है और फिर आके इसकी संयुक्त धारा आगे मिल जाती है। बीच का ये जो भूमि का हिस्सा है, अब देखिए हुआ क्या है, नदी कभी कभी क्या होती है कि जब नदियों के बेसिन में जो उसका बहाव क्षेत्र है, उसमें अगर पानी जमा हो जाए, मिट्टी जमा हो जाए, तो ये क्षेत्र धीरे धीरे ऊंचा होने लगता है। ये क्षेत्र यही हुआ कि धीरे धीरे ये ऊंचा होने लगा है और ये धारा जो है दो भागों में इधर बट गई है और ये पूरा का पूरा जो मिट्टी वाला क्षेत्र बच गया है, तो इसको बोलते हैं नदी द्वीप, ठीक है। और ये धारा आकर के फिर आगे आके मिल जा रही है और ये मिट्टी का पूरा क्षेत्र है, ठीक है, तो इसको नदी द्वीप बोलते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है, ऐसा भूमि भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? द्वीप। जैसे मान लीजिए तालाब है, तालाब के बीच में अगर कोई भूमि का हिस्सा उठ जाए, चारों ओर से पानी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? द्वीप। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, इसका नाम है माजुली, देखिए लिखा होगा उसमें माजुली द्वीप, ठीक है, तो उसको हाईलाइट कर लीजिए जरा। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान इधर हुआ, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, पश्चिम गंगा का मैदान या गंगा का मैदान इधर आपने समझा। उसके बाद जो सिंधु का मैदान है, ये मैदानी क्षेत्र है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैदानी क्षेत्र की विशेषता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।